कॉलेज नवली के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। इसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अंग्रेजी जानने से पहले इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई भी यदि मूर्ति हमें बनानी हो तो सबसे पहले उसके पार्ट्स मूर्ति के जितने पार्ट्स हैं उनको जानना जरूरी है, तथा सारे पार्ट्स किन किन जगहों पे होते हैं। जब तक इन दोनों चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मूर्ति नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही हम शुद्ध और सही सेंटेंस तभी लिख सकते हैं जब हमें यह आता हो कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, और सारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के उस सेंटेंस में कौन कौन से उचित प्लेस होते हैं। तो चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं, कार्य करने वाला। वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। और प्रेडिकेट, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो शेष हिस्सा बचता है, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोलते हैं। अब चलते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को मुख्यतः चार भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला भाग होता है डिटरमाइनर, दूसरा भाग होता है क्वालिफायर, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड, या इसको हम रूट वर्ड भी कर सकते हैं। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब चलते हैं क्या करके समझ लेते हैं। डिटरमाइनर की हिंदी होती है संख्या निश्चित करने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो संख्या निश्चित करते हैं। अब संख्या निश्चित करने वाले जो शब्द हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनिट नंबर और दूसरा होता है इंडेफिनिट नंबर। मतलब एक निश्चित संख्या होता है और एक अनिश्चित संख्या होता है। तो इन दोनों तरह की संख्याओं का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा ए एन द भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 जितने भी काउंटिंग है, या ये कले कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके, या सम मेनी। तो सम जो है, सम का मतलब होता है कुछ। जैसे सम बॉयज केम टू मी, कुछ लड़के मेरे पास आए। यहाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज, सम। तो सम एक अनिश्चित संख्या है। और यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि 3 बॉयज केम टू मी, 3 लड़के मेरे पास आए, यहाँ पर जो 3 है ये निश्चित संख्या है। तो चाहे निश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द हो या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द हो, ये दोनों तरह के शब्द आते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। और ए एंड द जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल कहलाते हैं, ये आर्टिकल भी डिटरमाइनर के अंतर्गत ही आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वालिफायर। क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, या यूँ कह ले कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें या उनकी विशेषता बतलाएं। तो विशेषता बतलाने में बहुत सारे लड़के मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि केवल बड़ाई करना, केवल प्रशंसा करना ही विशेषता बताना होता है, बुराई करना नहीं। जबकि क्वालिफायर के अंतर्गत ये दोनों तरह के शब्द आते हैं, चाहे किसी की प्रशंसा की जाए या चाहे किसी की बुराई की जाए। तो प्रशंसा भी और बुराई दोनों ही क्वालिफायर माने जाते हैं। जैसे गुड, जैसे राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लगता है, इसमें गुड जो शब्द है इसकी प्रशंसा पर प्रकाश डालता है, तो गुड क्वालिफायर हुआ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राम जब बैड हुआ है तो बैड उसकी इविल पे फोकस कर रहा है, बुराई डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वालिफायर के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि क्वालिफायर वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की या तो प्रशंसा करते हैं या फिर बुराई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो है हेड वर्ड, जिसको हम मेन वर्ड के नाम से भी जानते हैं या रूट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो शब्द होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें केवल नाउन आता है और प्रोनाउन आता है। अब नाउन या प्रोनाउन तो आपको पता ही है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें किसी का नाम हो, जैसे राम, मोहन, गीता, सीता, वाराणसी, पटना, कोलकाता। और एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखते हैं क्वालिफायर को भी हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और यहाँ पर फोर्थ जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज
नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन जब कोई सिंगल वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए या उसको मॉडिफाई करे तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, तो ऐसे शब्द समूह को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिखा है कि सिटिंग इन द गार्डन, इट इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स एंड इट विल डिस्क्राइब, मतलब ये सारे जो शब्दों के समूह हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, उनकी विशेषता बतलाएंगे, तब ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रेडिकेट पे। तो प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय बोलते हैं और प्रेडिकेट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है वो वर्ब होता है, दूसरा जो भाग होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या यूँ कह ले कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब वर्ब क्या है? तो एक्शन परफॉर्म करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और अब इसके बाद पॉइंट है ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम वर्ब को जानते हैं। तो वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग मतलब सहायता करने वाली वर्ब मतलब क्रिया, और इसको इन शॉर्ट हम HV के नाम से भी जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब से डू या डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से वाज, वेयर। इस तरह से जितने भी टेंसेज हैं उन सारे टेंसेज के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो वर्ब का जो पहला पार्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम HV के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब, इसको हम MV बोलते हैं। तो मेन वर्ब वह वर्ब होती है जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो होता है वर्ब, और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्रिया के हम 5 रूपों को देखते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें सबसे पहला स्थान आता है हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद स्थान आता है मेन वर्ब का, और वर्ब के बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पे। तो ऑब्जेक्ट हम कहते किसे? तो जब हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं किसको अथवा क्या, तो किसको अथवा क्या का जो उत्तर मिलता है, जो रिप्लाई मिलता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट IO बोलते हैं, और दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे इन शॉर्ट DO बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में सजीव कर्म के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में निर्जीव कर्म के नाम से जानते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होगी? तो किसी भी सेंटेंस में यदि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो उस सेंटेंस की वर्ब के साथ एक क्वेश्चन करते हैं, टू होम, किसको, और उस किसको का उत्तर जो मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उसने मुझे हिंदी पढ़ाया, तो पढ़ाया इसमें वर्ब हो गया। अब किसको पढ़ाया? तो मुझे, तो मी शब्द क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम हिंदी में निर्जीव कर्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो वर्ब के साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं क्या, और उस क्या का जो रिप्लाई मिलता है, जो जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उसने मुझे हिंदी पढ़ाया, तो पढ़ाया इसमें वर्ब हो गई। क्या पढ़ाया? तो हम क्या का प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है हमको हिंदी, इसलिए हिंदी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो वहां पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक वैसे ही यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब हिंदी में पूरक शब्द होता है, और पूरक का मतलब ही होता है जो वाक्य की कमी को पूरा कर दे। ऐसे शब्द या शब्द समूह को हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो जिस वाक्य में यदि हम वर्ब के साथ प्रश्न करते हैं किसको अथवा क्या, और इसका उत्तर यदि नहीं मिलता है, बाकी अदर शब्दों का यूज करके क्वेश्चन करने पर उत्तर मिलता है, तो वो शब्द या शब्द समूह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे सेंटेंस के मुख्यतः 8 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है डिटरमाइनर्स, संख्या निश्चित करने वाले शब्द। दूसरा पार्ट है क्वालिफायर, जिसको एडजेक्टिव कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान
की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो हेड वर्ड या मेन वर्ड या रूट वर्ड का है, इसमें नाउन या प्रोनाउन आता है। चौथा जो पार्ट है एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। पांचवा जो पार्ट है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम एचवी बोलते हैं। और जितने टेंसेज हमें पढ़ने रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, सारे के सारे टेंसेज में कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इसे हमें याद करने की आवश्यकता है। और छठवां जो पार्ट है वो है मेन वर्ब, जिसे हम मेमरी के नाम से जानते हैं, और इसके 5 रूप होते हैं, 5 रूपों में पाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म से लेकर 5th फॉर्म तक। और 7th जो पार्ट है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम आईओ बोलते हैं और हिंदी में इसको सजीव कर्म बोलते हैं। और 8वां जो पार्ट है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे इन शॉर्ट हम डीओ बोलते हैं और हिंदी में सजीव कर्म बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे मैं इसके बारे में भी एग्जाम्पल समझाऊंगा। तब तक